हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन आज मैं राहुल के साथ कर रहा हूँ। ये सेशन मेनली उन एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो फ्यूचर में पीएसयूज के लिए इंटरव्यू देंगे, और स्पेशली ये सेशन है बीआरसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी पेंडिंग है जो अभी जाके इंटरव्यू देंगे। क्योंकि आज जो हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद ऑलमोस्ट हमारे पास 20 दिन है, जहाँ पे कम से कम 300 से 400 कैंडिडेट अभी पेंडिंग हो गए जो बीआरसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और स्पेशली ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी जो हमारा कन्वर्सेशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में एस्पिरेंट्स हैं वो खुद को कॉलेज के ड्यूरेशन में ही कैसे तैयार करें ताकि वो बीआरसी इसरो जैसे इंटरव्यू फेस कर सकें। हेलो राहुल, वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, let me introduce to my viewers, sir. My name is Rahul Sharma. I have secured All India rank 43. I have appeared for BRC interview. Till now, I have been selected in two PSUs, NHPC and NTPC. तो आपका गेट में कितना रैंक था? Sir, 43 था सर। तो राहुल का गेट में 43 रैंक है। ऑलरेडी एनएचपीसी और एनटीपीसी क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है जिनका गेट में बहुत अच्छा रैंक है, जिन्होंने 2 पीएसयू क्लियर किया है और अभी बीआरसी का इंटरव्यू जस्ट इन्होंने एक दो दिन पहले दिया है। तो राहुल, शुरुआत से बीआरसी से ही चालू करते हैं। अगर हम जी सर। कंपेयर करना चाहें तो आपने एनटीपीसी का भी इंटरव्यू दिया और जी सर। एनएचपीसी का भी इंटरव्यू दोनों क्लियर किए हैं, और उसके बाद आप बीआरसी जी सर। इंटरव्यू के लिए गए। तो पहले तो आप हमें कुछ जी सर। हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे जैसे शुरुआत से कि जैसे जहां से आपका एंट्री हुआ इंटरव्यू में और कैसे आपका इंटरव्यू गया, कुछ बेसिक चीजें जो आप व्यूअर को बताना चाहे बीआरसी इंटरव्यू के बारे में। सर, एंट्री के टाइम पे सर 5 मेंबर थे सर, जो इंटरव्यू पैनल था सर। और सर सबसे पहले सर वो आपको चिल करते हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, मतलब कौन सी ईयर में पास आउट हो। और फिर वो थोड़ा नॉर्मल करके सर फिर वो हमारे सीधे टेक्निकल पोर्शन पे आ जाते हैं। सर वो सबसे पहले पूछते हैं हमसे हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स। हमसे 5 सब्जेक्ट लिस्ट डाउन करने के लिए कहते हैं सर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ मतलब पांचों के पांचों अपने हिसाब से लिस्ट डाउन करने हैं। क्या हुआ था सर, मैंने सर जल्दी जल्दी में 4 लिस्ट डाउन किए थे, तो पांचों उन्होंने खुद पूछा था कि या हम खुद ऐड करें या फिर आप खुद मेंशन करेंगे। तो सर हमें खुद से 5 सब्जेक्ट पक्के करके जाने हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे किसी और पीएसयू में सर पूछते हैं कि 2-3 फेवरेट सब्जेक्ट बता दीजिए, सर 5 के 5 हमें अच्छे से करके जाने होते हैं। फिर उसके बाद सर वो हमें कोई भी एक पर्टिकुलर मेंबर पहले स्टार्ट करता है सर। मेरा टीडी से स्टार्ट किया था, तो सर वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे सर, कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछ रहे थे। फिर जो हम उसमें से रिप्लाई कर रहे थे, उसमें से हमारे ही आंसर में से सर वो क्वेश्चन बनाते जा रहे थे। तो हमारे लिए सही ये होगा कि हम अपने आंसर को थोड़ा कंसाइज रखें, कि उनको ज्यादा हम एरिया ना दें क्वेश्चन जिसमें से वो पूछ सकें। अगर हम सर ज्यादा अननोन टर्म्स यूज करेंगे, ज्यादा फैंसी टर्म्स यूज करेंगे, तो सर हम खुद ही फंस सकते हैं उसमें। और सर एनटीपीसी और बीआरसी में ये अंतर था कि एनटीपीसी का सर जो इंटरव्यू था सर वो नॉर्मल था, मतलब बहुत इजी था, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। पर लेकिन सर जो बीआरसी में वो सर वो एप्लीकेशन पार्ट में जा रहे थे, मतलब किसी मतलब एक सिचुएशंस दे रहे थे। तो ये डिफरेंस होता है। हमें हमारा बेसिक सर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बीआरसी इंटरव्यू को निकालने के लिए। तो राहुल, ये बात करें, अगर मैं वन बाय वन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि हमारे व्यूअर्स को इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हो सके। आपका इंटरव्यू ड्यूरेशन कितना चला जी था, सर। कितनी देर आपका इंटरव्यू चला था? सर अराउंड मेरा सर 55 to 1 hour था सर। तो 55 minutes मेरी to 1 hour समझ सर मेरा इंटरव्यू में चला। 1 आवर, तो मेरी समझ से ये मिनिमम पीरियड होता है यूजली। एटी यस सर, ये 90 मिनट्स तो मिनिमम तो चलता सर है। सस्टेन करना ही होता है। यस सर। अगर किसी वन का इंटरव्यू सर 30 मिनट्स में ओवर हो चुका है, तो वो सर वहीं समझ सकता है कि हाँ उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो आपका पूरा जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था वो 1 आवर का था। 1 आवर में आपको जब जैसे आपको बोल जी रहे थे सर। कि आप सबको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, तो कितनी देर ये कोई इंटरव्यू में एचआर पार्ट था? जी सर। इंटरव्यू में एचआर पार्ट था कुछ? नहीं सर, कोई अच्छा पार्ट नहीं था सर ना। सर ना उन्होंने ट्रेन के बारे में पूछा था, ना उन्होंने कुछ जो हमारी समर ट्रेनिंग थी, जो हमारा प्रोजेक्ट था, कुछ नहीं पूछा था। सर शुरू में सर वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे, कब से पास आउट हो, क्या तैयारी कर रहे थे। सर नॉर्मल क्वेश्चन वो 5 मिनट उन्होंने शुरू में पूछे, उसके बाद सर वो टेक्निकल पार्ट पे आ गए थे सर सीधे।
मतलब एचआर का कोई ऐसा रूल नहीं है। अच्छा, इस बार मैंने सुना है इंटरव्यू बोर्ड पे हो नहीं रहा सर, था। मेरे इंटरव्यू इंटरव्यू बोर्ड पे हुआ था या आपको पेपर पे लिखने के लिए बोल रहे थे? सर पेपर पे लिखने के लिए बोल रहे थे सर। बोर्ड पे नहीं था, तो कुछ कैंडिडेट्स का बोर्ड पे भी जी सर। इंटरव्यू हुआ है। राइट। जी 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 तो सर। सर उसमें इंटरव्यू में 3-4 लैंग्वेज लोग थे आपको सर वहाँ ऐसा पे कुछ कम, ऐसा कुछ लैंग्वेज का कंपल्शन था कि आपको हिंदी में ही बोलना है या इंग्लिश में ही बोलना है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी वहाँ पे सर मेंशन नहीं था। हम जो कंफर्टेबल थे सर उसमें आंसर करिए, पर लेकिन सर अगर वहाँ पे सर कोई साउथ इंडियन बैठे तो सर प्रेफरेबली हम इंग्लिश यूज करें ताकि उनको भी समझ में आए सर। तो अगर कोई एस्पिरेंट्स अभी बीआरसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आपको क्या लगता है कि मतलब जो जो आपका गेट रैंक है वो आपके इंटरव्यू को कुछ भी इन्फ्लुएंस करता है? जैसे आपका बहुत नहीं अच्छा सर रैंक गेट आया रैंक है। नहीं सर, गेट रैंक हमें सर बीआरसी इंटरव्यू में बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं करती सर। वो सर ऐसा नहीं होता है कि हमारी रैंक अच्छी हो तो सर हमारे बेसिक्स उस लेवल के हों कि हम बीआरसी इंटरव्यू क्रैक कर पाए सर। बेसिक्स का और रैंक का सर बहुत अलग अंतर होता है, क्योंकि सर हम जब तैयारी करते हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं सर, वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देके सर वो न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान देते हैं कि हम सिर्फ गेट का पेपर निकालने पर। लेकिन सर इंटरव्यू की भी तैयारी हमें पहले से ही लेके चलनी पड़ती है, हमें पहले से ही अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखने पड़ते हैं। वरना सर इस टाइम पे आके सर बीआरसी इंटरव्यू की अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहे एकदम से, तो सर वो नहीं हो पाती। हमको सर अपने बेसिक्स पहले से ही लेके चलने पड़ते हैं। जब से हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमें माइंड में दोनों चीजों को रखना होता है सर। वरना तो सर बाद में जाके फिर वो हम प्रिपरेशन कर नहीं सकते हैं सर। क्योंकि सर इसमें हमें स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करनी होती है सर। जैसे आपने बताया था कि एचएमटी के लिए हमें सेंजल फॉलो करनी है, थर्मो के लिए हमें सेंजल फॉलो करनी है, तो सर उसके लिए हमें पहले से ही अपना जो बार है सर वो रेज करना होगा। हमें पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को उस नॉच का रखना होगा कि जब हमारे सामने इंटरव्यू आए तो हम रेडी हों सर उसके लिए। देखिए, यहाँ से दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा। पहला, आपका गेट रैंक बिल्कुल मायने नहीं रखता आपके सिलेक्शन के लिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, बीआरसी में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट में 75% लोगों का जो गेट रैंक होता है बहुत एवरेज होता है। तो जो कि राहुल भी बता रहे हैं कि आपका गेट रैंक बहुत अच्छा है तो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ता नहीं है। आपका गेट रैंक बेकार है तो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कम नहीं होता है। ये स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका गेट में 300, 400, 500 रैंक है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि इस वजह से मेरा जो इंटरव्यू है वो बंद हो जाएगा, या इस वजह से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल भी अगर आपका रैंक के लिए आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना है। दूसरा चीज जो इन्होंने बताया कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। रैंक, और ये मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी रैंक निकालते हैं लेकिन उनको आता कुछ नहीं है। आता कुछ नहीं इन द सेंस कि उनको ये पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो उसको इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करके आंसर निकालना है, लेकिन बीआरसी ये डिमांड नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि आपका गेट में रैंक 2000 हो और आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो। और बीआरसी, टू बी फ्रैंक, बीआरसी इंटरव्यू का कोई खास प्रिपरेशन नहीं होता, या तो आपको आता है या नहीं आता है। क्योंकि हमेशा आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो बेसिक्स पे मिलने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन बेसिक्स पे मिलेंगे तो आप 20 दिन में अपना बेसिक्स इंप्रूव नहीं कर सकते हो। हाँ, आप एक तैयारी करके जा सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे टॉपिक्स बताता हूँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अक्सर बीआरसी में क्वेश्चन कुछ एक टॉपिक है, उसका कारण है कि वहाँ जैसे बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन एक टॉपिक है। अक्सर अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 5 लोगों से बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पे जी क्वेश्चन होगा, क्योंकि बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का रिएक्टर्स में बहुत यूज होता है। ऐसे हम प्रिडिक्ट कर जी सकते हैं, सर। कुछ बोल नहीं सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो राहुल के से कन्वर्सेशन में मैं निकाल पा रहा हूँ, जो मैं वैसे भी कहता हूँ, इंटरव्यू में कभी भी फैंसी टर्म यूज नहीं करने चाहिए। और इंटरव्यू कैसा जाएगा वो आप पे बहुत डिपेंड करता है। आप जैसा आंसर करोगे इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो बहुत लोग मैं देखता हूँ कि अच्छा इंग्लिश बोलने के चक्कर में कुछ बहुत फैंसी दो चार वर्ड यूज कर देते हो, फिर उसी में खुद उलझ के रह जाते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू के जा रहे हो, जितना सिंपल आप रह सकते हो उतना सिंपल आपको रहना है। अगर आप कुछ सर हमेशा सर जो इंटरव्यू पैनल था सर वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है सर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। वो बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे थे। उसके बाद सर जो हमें उन्हें हिंट दे रहे थे सर, वो उसी से हमसे क्वेश्चन बनवा रहे थे सर। मतलब उसी से हमें क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, क्रॉस क्वेश्चन। तो इंटरव्यू पैनल का माहौल आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत टेंस था, आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे?
नहीं नहीं सर, वो तो सर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सर जिन पे मैं मतलब आंसर नहीं दे पा रहा था सर, वो बहुत हिंट भी दे रहे थे कि आप इसको ऐसे सोचिए, इस डायरेक्शन में सोचिए सर, वो डायरेक्शन भी बता रहे थे कि आप हमें इस डायरेक्शन में सोचना है, क्योंकि सर वहां पे कभी कभी कैंडिडेट सर नर्वस हो जाता है, तो सर वो पूरी हेल्प करते हैं। बस सर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर हमें उनको गलत आंसर नहीं देना है, क्योंकि सर वो गलत इम्पैक्ट चला जाएगा। क्योंकि सर उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं सर, वो ऐसा तो नहीं है कि हमें पहले से ही हर चीज की नॉलेज होगी। तो वो सिर्फ कैंडिडेट में ये चेक करते हैं कि उस कैंडिडेट में सोचने की कितनी पावर है, उसमें समझने की कितनी पावर है, क्योंकि सर इतना सारा सिलेबस होता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एकदम हमारे दिमाग में हिट ना करे। तो सर हमें वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं कि इस डायरेक्शन में सोचिए। तो आपको मेनली मतलब जो इंटरव्यू का माहौल होता है वो ऐसा टेंस कुछ नहीं होता है। अच्छा, नहीं एक सर, मैंने चीज सर। एक चीज बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट था डॉक्यूमेंट्स को लेके। जी तो सर। क्या इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है? जी सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो? सर डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर, अगर ऐसे होता है एक आध डॉक्यूमेंट सर अगर नहीं है तो सर उसके लिए वो टाइम दे देते हैं, पर लेकिन मेजरली सारे डॉक्यूमेंट सर हमारे पास होने चाहिए सर। ठीक है, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ टॉपिक सजेस्ट कर पाए इंटरव्यू के लिए जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, टॉपिक सर की मैं बात कर सर रहा हूँ। सर मेरा जो इंटरव्यू था सर, वो टीडी और सोम पे ज्यादा चला था, एफएम पे ज्यादा चला था। तो सर उन्होंने जो सर मेजरिंग फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर, इनमें उन्होंने ज्यादा मुझसे फोकस किया था। वही वेंचुरी मीटर, फिर फ्लो सेपरेशन पे सर उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे। सर टीडी में सर उन्होंने मेरे से वही सर वो रैंकाइन साइकिल, सर उन्होंने पहले साइकिल्स पूछी मेरे से थर्मोडायनेमिक की सर, फिर वो रैंकाइन साइकिल में चले गए, फिर वो पावर प्लांट में चले गए। तो सर बेसिकली मैं यही कहूंगा कि टॉपिक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिस तरह से उनको गाइड करेंगे सर, वो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे सर। अ, राहुल, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, जी सर। जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास अभी टाइम है, वो अपने आप को कैसे कंपटीशन से तय करें? जैसे कि बहुत बार सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे आते हैं और वो बहुत जल्दी सब कुछ प्रिपेयर करके, और एक मिस गाइड टाइप का चीजें चलती है कि सिलेबस जी कंप्लीट सर। कर लो, ये ऐसा कर लो तो सिलेक्शन होता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने गेट में भी अच्छा परफॉर्म किया, आपका अंडर 50 रैंक है जो कि एक बहुत अच्छी रैंक है। उसके बाद आपने एनटीपीसी एनएचपीसी पीएसयू का भी इंटरव्यू निकाला है, उसके बाद आपने जी। बीआरसी का भी इंटरव्यू दिया है। होपफुली आप इसरो का रिजल्ट आया, इसरो में आपका जी क्या सर, स्टेटस इसरो है? में भी सर मेरा शॉर्ट लिस्ट हो चुका है सर, उसमें भी मेरा इंटरव्यू होगा सर। हाँ, तो आप जो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको फिर से फर्स्ट ईयर में भेज दिया जाए, सेकंड ईयर में भेज दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप जो हमारे सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या सलाह देंगे कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन कैसे मोल्ड करनी चाहिए? सर मैं इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा सर, मैंने पिछले 2019 में भी गेट दिया था सर, और 2018 में भी गेट दिया था सर। दोनों बार मेरी रैंक 1000 के आसपास थी। और सर दोनों बार फोकस मेरा सर सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर था, कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे चीजों को जल्दी जल्दी करना है। सर इस बार सर मैंने बुक्स उठाई थी सर, स्टैंडर्ड बुक्स, और सर उनसे मैंने सर अपनी प्रिपरेशन की थी। और प्लस जो मेरा कंटेंट था सर, तो जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सर, मैं उनसे यही कहूंगा कि सिलेबस कंप्लीशन पे ना जाएं, सिलेबस को, एक सब्जेक्ट को जिसको पढ़ाया आपने उसको इन डेप्थ नॉलेज लें, क्योंकि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो फंसे नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप क्वांटिटी पे बिलीव ना करें, क्वालिटी पे जाएं, और अपने आप को उस तरह से मोल्ड करें कि हमारी जो प्रिपरेशन हो वो हर तरीके से बैलेंस्ड हो। क्योंकि सर कभी कभी हम जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं वो उस हिसाब से कंप्लीट करते हैं कि पेपर इजी आएगा, इजी इन द सेंस जैसा नॉर्मल सेंस में आता है, पर लेकिन सर कभी कभी पेपर बहुत हाई लेवल का आ जाता है। तो हमारी प्रिपरेशन को उस लेवल का होना चाहिए कि हम हर तरीके से उसको हैंडल कर सकें। तो हमें सर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि सिर्फ कि कोर्स कंप्लीशन में फिर जाते हैं तो सर हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। सर ये मेरा तीसरा साल है गेट को देते हुए। तो सर पहले 2 साल में सर मैंने यही गलती करी थी कि मैं हमेशा कोर्स कंप्लीशन पे भागता था। इस साल सर मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स थी वो खरीदी, पहले सर मैं सिर्फ नोट्स पे चलता था, इस साल मैंने सर स्टैंडर्ड बुक्स खरीदी, उनसे क्वेश्चंस लगाए, और सर मैंने पूरा प्रिपरेशन को अपना अच्छे से बैलेंस करके चला। तो सर इसलिए मेरी 43 रैंक आई सर इस बार। मतलब आपका सिलेबस कंप्लीशन जो है वो एक मात्र टूल नहीं है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए,
एक सर एक वो चीज तो हम कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, क्योंकि सर हमें 100 में से अराउंड 85 मार्क्स चाहिए सर। कोर्स कंप्लीट हमेशा किसी का नहीं होता है सर। जो स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है वो तब भी कुछ टॉपिक छोड़ के जाते हैं, पर लेकिन जो वो टॉपिक करके जाते हैं वो बिल्कुल सर उस लेवल के होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो हम नहीं फंसने चाहिए उसमें। राहुल, एक आजकल और बहुत ट्रेंड चलता है पीवाईक्यू। मतलब सर मुझे ऐसा लगता है कि पीवाईक्यूज पे कुछ लिमिट से ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लोग पीवाईक्यूज पे ध्यान देते हैं। सर तो आप जरा कभी इस कभी तो चीज सर पे प्रीवियस ईयर। आप इस चीज पे जरा जी सर। बताओ कि पीवाईक्यूज का क्या फायदा क्या नुकसान है। मैं ये आपसे एक इंडिपेंडेंट थॉट चाहता हूँ आपका। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर जब लगाने चाहिए सर जब 2 महीने बचे हों गेट में, क्योंकि सर कभी कभी वो हमें मिसगाइड कर देते हैं, क्योंकि सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ इस सब्जेक्ट का यही लेवल है, तब कि वो लेवल नहीं होता उस सब्जेक्ट का। उस सब्जेक्ट में सर बहुत डेप्थ होती है, और सर हर साल सर लेवल चेंज होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सर गेट में ऐसा तो नहीं है कि हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो हमेशा नए कॉन्सेप्ट से सर क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमें आगे क्या सोचना है, क्योंकि सर जो पीछे क्वेश्चन आ चुका है वो मोस्ट प्रोबेबली रिपीट तो नहीं होना है उस तरह का क्वेश्चन। तो सर वो हमें सिर्फ ओवरव्यू देता है कि एग्जाम किस टाइप का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर सिर्फ 2 महीने पहले आप लगाएं, उससे पहले अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग करें। अगर हम सर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सर पीवाईक्यू तो सर बहुत, मैं क्या हूँ, लड्डू चीज हो जाती है सर फिर। जब आप कोचिंग से प्रिपरेशन करते हैं, आप कोचिंग में प्रिपरेशन का एक कुछ मेजर फायदे और कुछ मेजर ड्रॉबैक्स बताइए। क्योंकि किसी किसी पॉइंट पे जो हमारे फ्रेश एस्पिरेंट्स आते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनको मिस गाइड किया जाता है कुछ पॉइंट्स पे कुछ चीजों पे। तो आप ऐसी चीजें बताएं कि जिनसे वो मिस गाइड ना हो और एक प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को ले जा सके। क्योंकि जैसे आपने सर पीवाईक्यू बताया, लोग बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पीवाईक्यू ही तैयार करते हैं। तो आप जरा अपने एक्सपीरियंस बताओ, सिर्फ पीवाईक्यू तैयार करने से आपका अंडर 50 या अंडर 100 रैंक ऐसा रैंक आ सकता है क्या? नहीं सर, अंडर 100 रैंक नहीं आ सकता है सर। पीवाईक्यू प्रिपेयर करने से आप ऐसा हो सकता है कि आप 1500 रैंक के आसपास लाएं, पर लेकिन सर आपको अच्छी पीएसयू चाहिए, अच्छा आईआईटी चाहिए। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको बुक्स को भी फॉलो करना है सर। और सर किसी भी कोचिंग में जाएंगे सर आप, तो सर वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी उनका मटेरियल है वो देंगे। पर लेकिन सर आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करने हैं, अपनी तरफ से आपको फिर जो अपना लेवल है और उठाना पड़ता है सर। क्योंकि कोचिंग में तो सर कंटेंट सेम होता है, वो रिपीट होता रहता है, पर लेकिन आपको अपने आप को रेज करना होता है खुद से भी। यही नहीं होता कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें। तो आपको दोनों चीजें करनी होती हैं सर। और पीवाईक्यू से सर, सिर्फ पीवाईक्यू से आप कभी भी किसी एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक नहीं ला सकते सर। अच्छा, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एस्पिरेंट्स अभी देने जा रहे हैं, जैसे थर्ड ईयर पहली बार आया है, गेट ने अलाउ किया है, जी सर। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनको क्या टारगेट, क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, क्या प्रिपरेशन करके जाना चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी सर में? मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा कि आप कोई टाइम स्लॉट ना रखें कि मुझे इतने टाइम के अंदर अपना सब्जेक्ट फिनिश करना है। सर अब भी सर मेरे को 3 साल लगे हैं। तो सर जब सिलेक्शन होना होता है सर उसका टाइम फिक्स होता है, आप जिस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। अगर सर आप जल्दी भागेंगे तो सिलेक्शन तब भी नहीं होगा, आप कोर्स कंप्लीशन की तरफ भागेंगे तो सिलेक्शन तब भी नहीं होगा। क्योंकि सर जब 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 हम इस प्रिपरेशन में घुसते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि कितनी से कितनी जल्दी हमें सिलेक्शन लेना है। सर वो पॉइंट ऑफ व्यू, वो माइंडसेट वो गलत है। हमें ये सोचना है हमें कितनी जल्दी से जल्दी एक सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनानी है। फिर जब सर पकड़ बन जाएगी तो सर सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कोर्स कंप्लीशन नहीं, सबसे पहले हमें एक किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाने का टाइम देखना है, उसके बाद सर सिलेक्शन अपने आप हो जाता है सर। मतलब हमें सिलेबस कंप्लीशन नहीं, इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जल्दी जल्दी हम कॉन्सेप्ट समझ जाए और सब्जेक्ट में हमारा कमांड हो जाए। कमांड राइट। हो जाए सर, जब कमांड हो जाएगा तो फिर उसके बाद सर सिलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके बाद। तो पर ये जो लेकिन कमांड बनाने तक टाइम लगेगा सर। कमांड बनाने में टाइम लगेगा, तो क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए एक एस्पिरेंट को? एक मान लीजिए मुझे सॉन्ग पे कमांड आना है, या आप मान लीजिए एफएम पे मुझे कमांड आना, तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? मतलब एक फ्रेश, आप सर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से बच्चा आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता, आप उसके लिए बताइए। सर सबसे पहले तो सर हमें सिलेबस से बिल्कुल थॉरो होना चाहिए कि ये हमारा सिलेबस है जो जो हमें पढ़ना है। तो सर उस सिलेबस में सर फिर हमें एक कोई स्टैंडर्ड बुक हो सर उसको उठाना है। स्टैंडर्ड बुक न्यूमेरिकल, गेट के लिए सर हमें न्यूमेरिकल भी चाहिए,
और सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमें थोड़ी अलग बुक्स टाइप ऑफ बुक्स फॉलो करते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए हम थोड़ी अलग टाइप ऑफ बुक्स फॉलो करते हैं। तो सर उसमें से हमें एक स्टैंडर्ड बुक उठानी है, और सर उसको फिर हम प्रिपरेशन करें, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाएं, फिर उन नोट्स को पढ़ें सर। फिर उसके बाद सर हम अपने उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सर अगर हम वो कर पा रहे हैं तो हमारा धीरे धीरे लेवल रेज होगा सर, धीरे धीरे हम अपने लेवल पे पहुंचेंगे सर। एकदम तो हम कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में नहीं डाल पाते हैं। तो सर ये एक प्रोसेस होता है कि पहले सर हमें एक सिलेबस अपना पता करना है कि सिलेबस क्या है। उसके बाद सर हमें अपना कंटेंट डिफाइन करना है कि हाँ ये मेरा कंटेंट होगा जो जो मैं इस सिलेबस को कंप्लीट के लिए फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद सर हमें क्वेश्चंस, अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए। तो उस सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक हो, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को फॉलो करें। फिर सर उन क्वेश्चंस पे कमांड बनाएं। तो सर ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में सर कमांड बनती है सर। बहुत सारे हमारे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एस्पिरेंट्स आते हैं, वो एक बार सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो सर एक बार पढ़ने से तो क्वेश्चन बनता नहीं है सर। तो मतलब सब्जेक्ट को मल्टीपल बार पढ़ना पड़ता है आपकी प्रिपरेशन के लिए? मल्टीपल बार पढ़ना पड़ता है सर। पहली बार में तो सर हमें सब्जेक्ट की सर सेंस आती है कि सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। वो तो सर पहली बार सिर्फ हम वो समझ पाते हैं। जब पहली बार रिवीजन करते हैं तो सर उसमें हम और डीप में जाते हैं, दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो सर और डीप में जाते हैं। तो ये सर एक प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी में सर फिर वो हम कॉन्सेप्ट भी अपने इतने डीप नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर आप इसी के साथ थोड़ा ये भी एस्पिरेंट्स को बता दें कि अगर हम कंपेयर करें एनटीपीसी एनएचपीसी इनका इंटरव्यू एंड बार इंटरव्यू, तो आप थोड़ा कंपैरिजन में बताएं कि एनटीपीसी एनएचपीसी का इंटरव्यू कैसा था और उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सर सकता है। सर एनटीपीसी के लिए सर वो जो सिंपल सिंपल सर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी सर हीट पंप हो गया हमारा, सर रैंकाइन साइकिल हो गई, तो सर वो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल सिंपल, जो हम सीधा बुक्स में पढ़ लेते हैं सर। जो इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए सर कंडेंस वो पूछते, कंडेंसर प्रेशर हमारा कम हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी पावर पे। तो सर ये क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम बुक्स में पढ़ते हैं, हम अपने उसमें सर नोट्स में भी पढ़ते हैं। पर लेकिन सर जो बीआरसी इंटरव्यू है वो थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट होता है। वो सर कुछ नई सिचुएशंस दे देते, सिचुएशंस नहीं, कुछ नई प्रॉब्लम्स दे देते हैं जो हमने कभी कुछ पढ़ी ना हो। उसमें बेसिक्स इन्वॉल्व होते हैं, पर लेकिन वो सर सिर्फ बेसिक्स से खेलते हैं सर हमारी, बस थोड़े नए तरह के प्रॉब्लम दे देते हैं सर। तो आपका अगर बेसिक्स स्ट्रांग है तो आपको कहीं भी कोई मतलब वरी होने वाली बात नहीं है। यस सर, यस सर, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक फाइनल मैसेज क्या है कि जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले अभी स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको एक आप फाइनल मैसेज देना चाहें जो आपने मिस्टेक्स किया और वो ना करें। तो आप जैसे एक ऐसा होता है ना मैं कि जैसे आप मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, जैसे आप 3 साल तैयारी किए, तीसरे साल आपने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत अच्छा रैंक था, आपको आपने बहुत जगह सिलेक्शन लिया, आपको पूरे एक्सपीरियंस में लगा होगा कि काश मैंने ये कर लिया होता तो मैं 3 साल की प्रिपरेशन को 2 साल में स्क्वीज कर सकता था, या मैं ये इतना दूसरे साल ही कर सकता था। मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँ क्या क्या आप मिस्टेक करते आए जो आने वाले स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए। सर जो मैंने मिस्टेक्स की सर, वो मैंने सर ये मिस्टेक की सर, मैंने पहले 2 साल एक ही कंटेंट पे मैं टिका रहा, जो कि सर सही नहीं था। और सर वो पूरा, मतलब पूरा वो सर सिलेबस को इंक्लूड भी नहीं करता था। तो सर उसके बाद सर मैंने फिर अपने खुद से सर कंटेंट को और बढ़ाया सर। मैंने जैसे बताया सर, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स थर्ड ईयर में फॉलो की सर। पहले 2 ईयर में सर सिर्फ मैं भी पीवाईक्यू पे ही चलता था सर, और जो हमारा सिलेबस होता है सिर्फ उसको कंप्लीट करने पे चलता था मैं। थर्ड ईयर में मैंने सर पीके नाग खरीदी थी। थर्ड ईयर में मतलब सर जो मैंने तीसरे साल का ये था मेरा प्रिपरेशन का, थर्ड ईयर में सर मैंने टोम की एसएस रतन खरीदी थी। थर्ड ईयर में सर मैंने एफएम की एक नई बुक खरीदी। तो सर ये सारी बुक्स मैंने फाइनल ईयर में खरीदी थी। और सर फिर पता चलता है कि सर कंटेंट में कितना अंतर होता है, कि क्या चीज मैं छोड़ रहा था, मतलब कितनी बड़ी चीज मैं मिस कर रहा था। क्योंकि सर हम जो क्वेश्चंस ढूंढते हैं ना सर, हम टेस्ट सीरीज में करते हैं क्वेश्चंस, वो सर जो मैंने पहले 2 साल में टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन किए हुए थे सर, वो सारे वहीं से उठे हुए थे। मैं सोचता कि मैं टेस्ट सीरीज जबकि क्यों नहीं, उससे पहले मैं जबकि यही कर लेता इस बार जब मैं क्वेश्चन इस बार जब मैं पढ़ा रहा था तो इनफैक्ट 75 to 85% अनसॉल्व पीके नाग का मैंने क्लास में कराया, तो बाद में बच्चे बोल रहे थे कि सब टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है। जैसा जबकि जब मैंने पी के ना
पीके नाग की तो सर वो सेम क्वेश्चंस आ रहे थे और उनमें उलझता था मैं सर। तो इस बार तो सर वो मैंने पहले ही कर लिए थे, तो फिर मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती थी सर टेस्ट सीरीज देने में। ये मैं आपको बताना चाहूँ, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही उठते हैं, कहीं से जी सर। क्वेश्चन डिजाइन नहीं किए जाते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को सर एक सर जब हम मिसगाइड सिर्फ करने पीवाईक्यू की। करते हैं तो उस टाइम पे सर वो क्वेश्चन हमें सर बहुत बड़े लगते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दे दिया है, इसमें तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। पर लेकिन सर जब हम कोई स्टैंडर्ड बुक कर लेते हैं तो सर जब वो क्वेश्चन पी के वो टेस्ट सीरीज में आते हैं तो लगता है कि ये तो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं सब। तो मेनली बुक्स आपको, आप कभी मत छोड़ें, बुक्स किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है। जब आप क्लासेस करते हैं तो क्लासेस में टीचर आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता है, वो टीचर के लेवल जी पे सर। भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस लेवल तक समझा सकता है, बट एट द एंड बुक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। आपको एक मिनिमम कंटेंट जो होता है फॉलो करना पड़ता है, उसी के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो जब आदमी पहली बार पढ़ाने चालू करता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो नहीं होता, दूसरी बार पढ़ाता है तो और ग्रिल होता है। तो ऐसे एक लर्निंग एक प्रोसेस है, लोग ये भूल जी जाते हैं। सर। लोगों को लगता है कि एक बार थर्मोडायनेमिक्स में हमने 20 पेज पढ़ लिया और जी हमें सर। थर्मोडायनेमिक्स, अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ, सब लोगों का थर्मोडायनेमिक्स फेवरेट होता है और बीआरसी इंटरव्यू में थर्मोडायनेमिक्स में ही पैंट उतारा जाता है। आई होप कि मैं सही कह रहा हूँ। यस सर। तो लोगों को लगता है वो यस सर। यस सर। 30-40 पेज पढ़ के फर्स्ट लॉ तक लोगों को लगता है कि उन्हें थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है और बहुत अच्छा थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है। बट वो जब असली थर्मोडायनेमिक्स से उनका सामना होता है तो फिर उनको लगता है नहीं, ये इतना इजी तो नहीं है ना। तो आप जी फाइनली सर। हम लोग ये जो सेशन है उसको कंक्लूड कर रहे हैं, और इस पूरे डिस्कशन का जो पर्पस था मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर एस्पिरेंट्स खुद को एक अवेयरनेस का जो लैक होता है, जहाँ जहाँ वो मिसगाइड हो जाते हैं कि मैंने पीवाईक्यू कर लिया, पीवाईक्यू करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या मैं बहुत बार थर्ड ईयर के एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो वो कहता हूँ सर मैं 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इट्स तो ये आप ध्यान रखें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फर्क होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप क्या आता है कि आपको जी टॉपिक सर। में कुछ आता है तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आप कुछ लिख देंगे तो 10 में से आपको 2 4 5 नंबर मिल जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको क्लियर कट चीजें पता होना चाहिए। तो आप ऐसे रैंडमली चीजों के पीछे ना भागें, रैदर आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करें। तो जो थर्ड ईयर एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो अगर इस बार वो गेट देने जा रहे हैं, तो अगर आप 3-4 सब्जेक्ट भी ढंग से प्रिपेयर करके जा रहे हैं और आप 30 नंबर से ऊपर कुछ भी ला रहे हैं, तो वो एक आपके लिए बड़ा सक्सेस है। आप अगली अगर आप 3-4 सब्जेक्ट इस बार अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप बचे हुए टाइम में बाकी सिलेबस कवर अच्छे से कवर करके नेक्स्ट टाइम अच्छा रैंक ला सकते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे फिर तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला जी सर। है। राहुल, अब हम लोग इस सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। आई होप कि जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया वो बहुत एक मास ऑडियंस तक जाएगा, और आपका मैसेज, क्योंकि बिल्कुल सर। जो जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक रिच एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने एक कहते हैं ना कि एक होता है कि आदमी एक बार में रैंक निकाल लेता है, एक आदमी होता है कि धक्के खा के वहां तक पहुंचता है, तो उसके पास दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ होता है कि देखो मैंने ये गलतियां किया है। और जी सर। इसके लिए भी एक बड़ा करेज चाहिए कि आदमी अपनी सारी ड्रॉबैक्स बताता है। यूजली लोग उतना ओपन नहीं रहते हैं इन सब चीजों पे बात करने के जी लिए, सर। कि ये बोलने के लिए कि मैं 2 साल फेल भी हुआ हूँ, फिर तीसरे साल मैंने ऐसा जी सर। किया है। तो ये एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है, लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। एक बार 1500-1000 रैंक आता है तो उन्हें लगता है कि हम टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर कुछ अलग होता है, जी सर। टॉपर कुछ भी अलग नहीं होता है। जैसे राहुल ही पहले साल में एवरेज स्टूडेंट थे 1000-1500 वाले, एंड दिस ईयर ही हैज गॉट AAR 40 और उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू क्लियर किए हैं। आई होप कि ये जो बाकी भी इंटरव्यू देंगे वो क्लियर करेंगे। तो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट, देयर इज नथिंग लाइक कि टॉपर कुछ अलग खाते हैं या वो अलग कोई ब्रीड है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, नो डाउट इंटेलेक्चुअल लेवल में लोगों का फर्क होता है, बट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं हमारे, उसमें कोई इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा चाहिए नहीं होता है। प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीजें आ जाती हैं। तो जी सर। ये कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन था राहुल, जहाँ आपने अपना स्ट्रगल शेयर किया कि आप 2 साल में फेल होकर तीसरे साल में सक्सेड हुए हैं, एंड देन आपने जी अच्छा सर। रैंक भी लाया है, आपने एवरेज रैंक भी लाया है, आपने PSU क्वालिफाई भी किया है। तो आई होप कि जितने भी एस्पिरेंट्स ये हम लोगों का कन्वर्सेशन सुन रहे थे या देख रहे थे, बहुत लोगों को इससे बेनिफिट होगा। और स्पेशली जो अभी BRC का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, और जो स्पेशल मेरा टारगेट है कि जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एस्पिरेंट जो अभी कॉलेज में हैं, जो कॉलेज का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं, तो उसको इफेक्टिव यूज करें।
राहुल, एक फाइनल मैसेज आप दें सेकंड ईयर थर्ड ईयर एस्पिरेंट्स को कि वो कैसे कॉलेज को बेस्ट यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इस कन्वर्सेशन को वाइंड अप करें। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी सर, कॉलेज में सर आपके पास अभी स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो उनको आप अभी जितना अपने यूज टू हो सकें, क्योंकि सर जो सबसे हमारी ड्रॉबैक है कि हम बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, और सर वही हमारी सबसे बड़ी कमी है। तो अपनी सर वो आदत डालें और फिर वो उस आदत को सर आगे कंटिन्यू करते हुए उन कॉन्सेप्ट्स को अपना अच्छे से बनाएं। और अपने कोर्स कंप्लीशन पे बाद में फोकस करें। पहले ये सोचे कि हमें किसी सब्जेक्ट पे कैसे अपनी पकड़ बनानी है और कैसे उसको हमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो सर सिर्फ यही कहूंगा मैं। और सर थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।